अच्छा, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या सोशल मीडिया जायंट्स एल्गोरिथम की हेल्प से किसी भी देश में रिजीम चेंज की कोशिश करते हैं क्या, अटेम्प्ट करते हैं क्या। साथ ही उससे पहले मैं आपको ये आर्टिकल दिखाऊंगा, सुबह से सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। यूएस स्टेट न्यू मैक्सिको ने क्लोज टू यानी तकरीबन $1 बिलियन, बोले तो 10,000 करोड़ के करीब का फाइन लगाया है मेटा पे। जी हां, जज साहब ने मेटा को पोल्यूशन बोला है। पोल्यूशन वो जो बच्चों को हार्म कर रहा है। ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट से मेटा ने सॉरी भी बोला है, उनके साथ मीटिंग चली रही है और ये बोला गया कि भैया आप लोगों के प्लेटफॉर्म ने पैसे लेकर ऐसे कंटेंट को बूस्ट किया जो सही नहीं था। चलिए इस बवाल को और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच बड़े डिजिटल एंड सोशल मीडिया जायंट्स किसी देश में रिजीम चेंज की औकात रखते हैं क्या। लेट्स एक्सप्लोर। देखिए, मेटा का बिजनेस मॉडल यूजर्स का ध्यान खींचने और उन्हें प्लेटफॉर्म पर ज्यादा टाइम तक बनाए रखने पर टिका है। प्रॉब्लम यह है कि इस एल्गोरिदम को यह फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सी जानकारी सच है और कौन सी झूठ। ये अक्सर पोलराइजेशन और नफरत भरे भाषण और फेक न्यूज को बढ़ावा देती है, क्योंकि ऐसे मटेरियल पर लोगों की एंगेजमेंट सबसे तेज होती है। कैम्ब्रिज फोरम की एक रिसर्च के हिसाब से मेटा का ऑफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम लोकल भाषाओं और कॉन्टेक्स्ट को समझने में पूरी तरह फेल रहा है। पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट पार्शियलिटी के कारण मेटा का सिस्टम डेवलप्ड देशों के डेमोक्रेटिक वैल्यूज और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए खतरा बन गया है। ये एल्गोरिदम ये डिसाइड करने लगा है कि जनता को क्या देखना चाहिए और क्या नहीं, जिससे एक फिल्टर बबल तैयार होता है। लोग सिर्फ वही सच मानते हैं जो उनकी स्क्रीन पर उन्हें बार बार दिखाया जाता है, जैसा कि सी जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के टाइम पर हुआ। लेकिन यह पार्शियल एल्गोरिदम अब केवल एक टेक्निकल खामी नहीं, बल्कि दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स के लिए आंखें खोलने वाला एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसी कई केस स्टडीज हैं। इजिप्ट की बात करते हैं। इजिप्ट के अंदर साल 2011 में एक फेसबुक क्रांति शुरू हुई थी और 30 साल पुरानी सरकार गिर गई। इस बात को अरब स्प्रिंग कहा गया, जो इस बात का पहला ग्लोबल एविडेंस था कि सोशल मीडिया कैसे किसी देश की पूरी सत्ता को उखाड़ कर बाहर फेंक सकता है। 2011 में इजिप्ट में 30 सालों से राज कर रहे राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक के खिलाफ अचानक वायलेंट मास मूवमेंट खड़ा हो गया, जिससे उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद पता चला कि वी आर ऑल खालिद सेड नाम की एक फेसबुक पेज के जरिए देश भर में सरकार विरोधी लहर पैदा की गई। फेसबुक के एल्गोरिदम ने पीसफुल डायलॉग की बजाय वायलेंट और भड़काऊ पोस्ट को तेजी से वायरल किया। इस क्रांति को खुद वेस्टर्न मीडिया ने फेसबुक रेवोल्यूशन का नाम दिया। बाद में फेसबुक के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव वायल गोनिम ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि फेसबुक के एल्गोरिदम ने देश में केवल नफरत और पोलराइजेशन फैलाया है, जिससे इजिप्ट सालों तक भारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री रूल के चक्रव्यूह में फंसा रहा। 2011 के बाद यही सोशल मीडिया का बवाल सबसे ज्यादा 2017 और 21 में देखने को मिला और जगह थी म्यांमार। म्यांमार का मामला इस बात का सबसे खौफनाक एग्जाम्पल है कि कैसे मेटा के प्लेटफॉर्म ने एक पूरे देश को सिविल वॉर और तख्ता पलट की आग में झोंक दिया। 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम और 2021 में डेमोक्रेटिकली चुनी गई आंग सान सू की सरकार का मिलिट्री कू यानी तख्ता पलट कर दिया गया। म्यांमार में इंटरनेट का मतलब ही फेसबुक था। म्यांमार की सेना और कट्टरपंथी गुटों ने फेसबुक के एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके फर्जी खबरें, नफरत और वायलेंस भड़काने वाले पोस्ट फैलाए। फेसबुक के एल्गोरिदम ने इन नफरती भाषणों को प्रायोरिटी दी। यूएन की जांच रिपोर्ट में साफ रूप से पाया गया कि म्यांमार में जनसंघर्ष और तख्ता पलट के पीछे फेसबुक ने अहम और डिस्ट्रक्टिव रोल निभाया। चौतरफा दबाव के बाद मेटा ने पब्लिकली अपनी गलती मानी और एक्सेप्ट किया कि वो नफरत और वायलेंस रोकने में पूरी तरह फेल रहे। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया केवल डेवलप्ड देशों को निशाना बनाता है, तो अमेरिका इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। मेटा ने अपने ही देश के डेमोक्रेसी को दांव पर लगा दिया था। 2016 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और 2021 में अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर एक वायलेंट हमला हुआ था। पॉलिटिकल डेटा फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 8.7 करोड़ यानी 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स का पर्सनल डेटा अवैध रूप से चुराया था। इस डेटा का इस्तेमाल करके वोटर्स का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाया गया और उन्हें टारगेटेड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग और फेक न्यूज दिखाकर चुनाव के नतीजों को मोड़ा गया। अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन ने डेटा ब्रीच और जनमत से खिलवाड़ के लिए मेटा पर $5 बिलियन यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक जुर्माना लगाया। मार्क जकरबर्ग को अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश होकर पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद बारी आई साउथ अमेरिका की, जहां साउथ अमेरिका के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश ब्राजील में अमेरिका के 6 जनवरी जैसे ही हालात बन गए, जिसमें मेटा के एप्स सीधे तौर पर शामिल थे। जनवरी 2023 में न्यूली इलेक्टेड राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद हजारों की भीड़ ने ब्राजील की संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। चुनाव हारने वाले पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए रिग्ड इलेक्शंस का झूठा नैरेटिव चलाया। मेटा के एल्गोरिदम ने इन फर्जी खबरों को दबाने की बजाय और अधिक बढ़ावा दिया, जिससे जनता सड़कों पर उतर आई। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने मेटा के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू की। फॉर्मर मेटा विसल ब्लोअर फ्रांसिस होगेन के डॉक्यूमेंट से भी खुलासा हुआ कि मेटा के पास गैर अंग्रेजी भाषाओं जैसे पुर्तगाली में मॉडरेशन के लिए सफिशिएंट सोर्सेस नहीं थे और उसने जानबूझकर वायलेंस भड़काने वाले ग्रुप्स को चलने दिया।
ऐसे ही जुलाई अगस्त 2024 में बांग्लादेश में स्टूडेंट कोटा आंदोलन शुरू हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया काफी हद तक सरकार के कंट्रोल में थी, इसलिए स्टूडेंट्स ने फेसबुक, एक्स और टिकटॉक का सहारा लिया। इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम ने फेक न्यूज और मैनिपुलेटेड कंटेंट से एंगेजमेंट बढ़ाया। एल्गोरिथम ने एक ऐसा इको चेंबर बनाया जिसने एक साधारण छात्र आंदोलन को रातों रात शेख हसीना की 15 साल पुरानी शक्तिशाली सरकार के खिलाफ एक वायलेंट पॉपुलर अपराइजिंग में इसे बदल दिया और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। सरकार गिरने के बाद सोशल मीडिया का काम तो खत्म हो गया, लेकिन जमीनी हकीकत पर देश ने अपना भारी नुकसान कर लिया। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगातार हड़तालें, आगजनी और फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ हुई। सिक्योरिटी न होने के कारण विदेशी ब्रांड्स ने अपने करोड़ों डॉलर के ऑर्डर्स भारत, वियतनाम और कंबोडिया की तरफ मोड़ दिए। पुलिस और प्रशासन का ढांचा चरमरा गया। मॉब जस्टिस और अल्पसंख्यकों पर हमलों की बाढ़ आ गई, जिसे फिर से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के जरिए और भड़काया गया। सप्लाई चेन पूरी तरह टूटने से महंगाई आसमान छूने लगी। साउथ एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक अब विदेशी कर्जे और भारी आर्थिक अराजकता से जूझ रही है। जी हाँ, बात हो रही थी बांग्लादेश की। नेपाल की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल में टिकटॉक और फेसबुक के एल्गोरिथम ने ट्रेडिशनल राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ भारी नफरत को वायरल किया। इसका फायदा उठाकर वहां कई नए पॉपुलिस्ट नेताओं और पार्टियों जैसे रवि लामिछाने की आरएसपी का उदय हुआ। इन नेताओं ने जमीनी नीतियों से ज्यादा सोशल मीडिया एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके युवाओं के असंतोष को भुनाया। एल्गोरिथम पर हेट स्पीच और फेक न्यूज का इतना बुरा असर हुआ कि 2023 के अंत में नेपाल सरकार को सामाजिक सद्भाव बिगड़ने का हवाला देकर टिकटॉक पर बैन तक लगाना पड़ा। सोशल मीडिया पर होने वाले रोजमर्रा के विवादों, ऑनलाइन ट्रोलिंग और डिजिटल नैरेटिव को कंट्रोल करने की होड़ में सरकारें लॉन्ग टर्म आर्थिक नीतियां नहीं बना पा रही हैं। कोई भी सरकार कड़े आर्थिक फैसले लेने से डरती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तुरंत उसके खिलाफ माहौल बन जाता है। बुनियादी ढांचा और रोजगार पैदा न होने के कारण नेपाल की इकोनॉमी पूरी तरह से रेमिटेंस यानी विदेशों से भेजे गए पैसे पर निर्भर हो गई। सोशल मीडिया पर विकसित देशों की चमक दमक देखकर और अपने देश की राजनीति से निराश होकर हजारों नेपाली युवा हर दिन खाड़ी देशों या पश्चिमी देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। दुनिया भर में इस सोशल मीडिया पंगे के बाद भारत में इसका सबसे बड़ा सबूत दिखाई दिया। फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान नफरत फैलाने, भड़काऊ भाषण देने और भीड़ जुटाने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया। बाद में दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी ने फेसबुक इंडिया के अधिकारियों को तलब किया था कि उन्होंने समय रहते इस भड़काऊ मटेरियल को क्यों नहीं हटाया। साल 2018 में भारत में व्हाट्सएप, जो मेटा का ही हिस्सा है, उस पर बच्चा चोरी की झूठी अफवाहें इस कदर फैली कि देश भर में कई बेगुनाह लोगों को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इस एल्गोरिथम और प्लेटफॉर्म के मिसयूज का एक खौफनाक रूप यह था, जो लोकल मॉडरेशन के पूरी तरह फेल होने का नतीजा था। लेकिन इसका सबसे बड़ा झटका सी जनता पार्टी के रूप में देश के अंदर देखने को मिला। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब चूंकि मेटा ने अपनी गलती मान ली है कि कैसे पोस्ट की रीच को बढ़ाते हैं पैसे लेकर और एल्गोरिथम को मैनिपुलेट करके फेक रीच दिलाया जाता है, इसलिए सी जनता पार्टी भी इसका एक मॉडस ऑपरेंडी हो सकता है। इसके कई लॉजिकल सबूत है। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की एक बात के विरोध में दीप के नाम के इस आदमी ने सटायर के तौर पर सी जनता पार्टी की शुरुआत की। मेटा का एल्गोरिथम उस कंटेंट को सबसे ज्यादा प्रमोट करता है जिस पर लोगों का रिएक्शन और एंगेजमेंट सबसे तेज होता है। लॉन्च होने के महज 5 दिनों के अंदर ही इंस्टाग्राम पर सी जनता पार्टी के फॉलोअर्स के नंबर्स 1 करोड़ से ज्यादा हो गए। 2 हफ्ते के अंदर 22 मिलियन हो गए, जिसने भारत की रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल को भी पीछे छोड़ दिया। बिना किसी जमीनी ढांचे के इतनी बड़ी रीच बिना एल्गोरिथम के पुश के पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। लेकिन क्या ये जो बड़ी कंपनियां हैं, टेक कंपनियां हैं, मेटा, गूगल जैसी ये जो बड़े जायंट्स हैं, क्या वो अपने एल्गोरिथम किसी सरकार के साथ शेयर करेंगे, कर सकते हैं? क्या एल्गोरिथम को इतना ज्यादा मैनिपुलेट किया जाएगा कि यूथ हो या आम जनता हो देश की, क्या वो उनके थॉट प्रोसेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है? क्या रिजीम चेंज का अटेम्प्ट किया जा सकता है? और कई ऐसे सवाल हमारे मन में थे जिसका आंसर लेने के लिए हमने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे से बातचीत करी है एक लेटेस्ट पॉडकास्ट में, जो कल हम लोग रिलीज करने वाले हैं। हमारे टीआरपी चैनल पर यह पॉडकास्ट आएगा। कैसे एल्गोरिथम को चेंज करके, मैनिपुलेट करके जनता के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ पैसे और पावर के लिए की जाती हैं और उसकी वजह से की जाती हैं, इसके बारे में डिटेल में हमने बात की। बड़ा अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ है। कल सुबह 8:30 बजे हम अपने टीआरपी चैनल पर इस कॉन्वर्सेशन को रिलीज करेंगे। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ये वीडियो सही लगे तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी ओपिनियन जरूर लिखना कि क्या इस प्रोटेस्ट के दौरान कभी ऐसा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं हाँ हुआ था, कि एक ही तरह का कंटेंट आपको बार बार दिखाया जा रहा था या आपको सोशल मीडिया पर दिख रहा था, आप न चाहते हुए भी वही कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे। तो क्या ऐसा हुआ था आपके साथ भी? किस इलाके से आपने वो वीडियोस देखे थे? कौन सा ज्योग्राफिकल लोकेशन है? आप किस शहर या गांव से वीडियोस देख रहे थे और आपको किस तरह के वीडियोस बार बार दिखाए जा रहे थे या दिख रहे थे सोशल मीडिया पर? उनके बारे में अगर आप कुछ रिपोर्ट करना चाहें, बताना चाहें, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर शेयर करना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।